हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो उस चैप्टर में हम आपके लिए जो लेकर के आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। अधिकांशतः पेपर में आता है ये। और ये क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि द्वारा गति की तीनों समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, या ग्राफीय विधि द्वारा तीनों समीकरण को हल कीजिए, या फिर तीनों समीकरण को प्रूफ कीजिए, या ग्राफीय विधि द्वारा गति की तीनों समीकरणों का निगमन कीजिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने ये मान लिया है कि कोई वस्तु है, वो प्रारंभ में इस u वेग से चल रही थी, u वेग से चल रही थी, और स्मॉल t टाइम के बाद उसका वेग u से बढ़ करके कितना हो जाता है, v हो जाता है। और दोनों वेगों के बीच जब हम कर्व खींचते हैं स्मॉल t समय के लिए, ये एक टेढ़ा यानी तिरछा ऋजुरेखीय वक्र हमें ये प्राप्त होता है, ये वाला जो वक्र है। और इसका जो ढलान है ना, इसका जो ढलान है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। यानी जो ढलान है ना, वक्र ए बी, मुख्य वक्र तो ये है ए से लेके बी तक का, तो इसका जो ढलान है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक हो गया। तो ये सब कुछ जो हुआ वो स्मॉल टी समय में हुआ, जिसका वेग यू से बदल करके कितना हो गया, बी हो जाता है। तो वही बात हमने भाषा के रूप में भी लिखी है, आप ध्यान से देखेंगे। माना कोई गतिशील वस्तु टी बराबर 0 समय पर अपने प्रारंभिक वेग यू से चली जा रही है, और टी समय के बाद इस वस्तु का वेग बढ़ करके कितना हो जाता है, वस्तु का वेग बढ़ करके ये v हो जाता है। तथा वस्तु के वेग और समय के बीच वक्र खींचने पर प्राप्त वक्र ए बी का ढलान, इस वक्र ए बी का जो ढलान है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। तब अब हम सबसे पहले बात करेंगे गति की प्रथम समीकरण की। तो गति की प्रथम समीकरण को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ढलान की बात करेंगे, और ढलान जो होता है वस्तु का वो त्वरण होता है, और त्वरण बराबर ढलान जो हो जाएगा वो बी सी बटे ए सी हो जाएगा। ढलान जो होगा वो बी सी बटे ए सी, देखेंगे ज़रा ध्यान से करके, बी सी यानी लंब और ये आधार, तो इसका जो ढलान होगा वो बी सी बटे ए सी हो जाएगा। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को, इतनी दूरी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी एम, बी से लेके एम तक। बी एम में से क्या घटा दीजिएगा, ये सी एम घटा दीजिएगा। बी एम में से पूरी दूरी में से ये इतनी घटा दो तो ये आ जाएगी ना बी सी। तो यही हमने किया, आप ध्यान से देखेंगे। तो जहाँ पे बी सी है ना, बी सी, तो बी सी की जगह देखो हमने क्या रख दिया है, तो बी सी की जगह हमने क्या रख दिया, बी सी की जगह बी एम माइनस सी एम, और बटे ए सी जो है वो ए सी। ए सी कौन सा है, ए सी हमारे पास ये है, ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक है ये ए सी। ए सी को तो मैं यो भी लिख सकता हूँ ना ओ एम, ये रहा, जितना ए सी है उतना ही तो ओ एम है, और ओ एम कितना है, यो टी है। ठीक हो गया। और आप यहाँ ज़रा ये देख लें, बी से लेके एम तक की जो दूरी है, बी से लेके एम तक की जो दूरी है वो पूरी बी है, ये बी पूरी ऊपर से लेके बी है ये वाली, है ना। और ये सी एम जो है, सी एम ये यू है, राइट। तो जब जहाँ बी एम आएगा, बी से लेके एम तक आएगा, बी से एम तक की जो दूरी हो जाएगी बी हो जाएगी, और सी से एम तक की यू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम रख देते हैं इस तरीके से करके, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये वैल्यू हमने रख दी, ए बराबर बी एम माइनस सी एम, क्योंकि बी सी को हम लिख सकते हैं बी एम माइनस सी एम, और बटे ए सी को लिख सकते हैं हम ओ एम। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये हमने वैल्यू रख दी, या ए बराबर बी एम की जगह तो वी आ गया, और सी एम की जगह यू आ गया, और बटे क्या था नीचे ओ एम की जगह टी आ गया। ठीक हो गया। तो बी माइनस यू बटे टी, टी की कैंची गुणा कर दो इधर को, तो बी माइनस यू बराबर ए टी, बी माइनस यू बराबर ए टी, और यहाँ से जब बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है। तो बी बराबर यू प्लस ए टी ही तो गति की पहली समीकरण होती है, तो गति की प्रथम समीकरण तो हमें ऐसे प्रूफ हो जाती है। समझ में आ गई बात को। तो ये तो आ गई गति की पहली समीकरण। अब आती है गति की सेकंड समीकरण। तो गति की सेकंड समीकरण क्या होती है, उसके लिए हम माना वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी है वो एस है, तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी एस वक्र ए बी द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी चली गई जो दूरी है वो वक्र ए बी द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। और ए बी द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कौन सा था, हम एक बार फिर दिखा दें आपको। ये देखो ए बी ये है, ये ए बी वक्र है, इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, और जमा इसका आयत का क्षेत्रफल होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि ये तो आयत सा है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी। तो जब इसका क्षेत्रफल लेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार तो हो जाएगा यो इतना है तक, और आधार है कितना टी, और ऊंचाई हो जाएगी ये वाली ये, और ये कितनी आई हमारे पास, ये कितनी आई हमारे पास, यो ए टी आई है। ए टी क्यों आई है, क्योंकि b माइनस यू का जो मान है वो ए टी है, तो पूरे b में से जब मैं u घटाऊंगा तो ए टी आ रहा, तो ए टी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो आएगी यो बी सी इतनी, ये ए टी हो गई। तो ठीक हो गया। तो जहाँ बी सी है उस जगह ए टी रख दूंगा, और जहाँ पे ए सी है उस जगह पे टी रख देंगे, और इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो भी टी हो जाएगी, और चौड़ाई जो हो जाएगी वो इतनी जगह यू हो जाएगी। तो इस तरीके से करके पूरे वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा। देखो वही बात हमने लिखी है यहाँ पे, आप ध्यान से देख लीजिएगा। पूरे वक्र द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वो बराबर आ रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और जमा आयत ए सी एम ओ का क्षेत्रफल। ठीक हो गया इस तरीके से करके। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और गुणा
इसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार तो था AC और ऊंचाई जो थी वो BC थी, और जमा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो OM और गुणा CM हो गया। 1/2 गुणा AC कितना था T, मैंने बताया था अभी चित्र में AC का मान जो है वो T के बराबर है, BC जो है वो AT है, और OM का मान भी T है और CM का मान U हो गया। ठीक हो गया, ये आ गया। इस तरीके से करके ये U की टी में गुणा करेंगे तो UT हो गया, और ये हो गया T की टी में गुणा कर दें AT स्क्वायर हो गया, 1/2 AT स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास S बराबर 1/2 AT स्क्वायर और प्लस UT, ये आ गया। ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और यही समीकरण जो है वो गति की सेकंड समीकरण है, द्वितीय समीकरण है। तो ये गति की कौन सी समीकरण आ जाती है हमारे पास, दूसरी समीकरण आ जाती है, द्वितीय समीकरण आ जाती है। अब बात करते हैं गति की थर्ड समीकरण की। तो तीसरी समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, हम फिर से करके वस्तुतः चली गई दूरी का फार्मूला लगाएंगे, और वस्तुतः चली गई जो दूरी है वो वक्र AB द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर है। अभी तो बताया ऊपर भी मैंने, वक्र AB द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ही तो चली दूरी को प्रदर्शित करता है, लेकिन वक्र AB द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है, आप एक बार फिर चित्र पर आ जाइए, ये रहा वक्र AB द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो समलंब ABMOA, समलंब ABMOA द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल के बराबर ही तो है। यो सारा क्षेत्रफल ही तो है इस AB के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, जो पूरा समलंब रखा। और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार और 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी, एक तो यो वाली और एक यो वाली। तो समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा AO और जमा BM, और उनके बीच की दूरी हो जाएगी ये वाली T, यहाँ से यहाँ तक की दूरी T। तो वही हमने किया, आप ध्यान से देखो जरा इधर। तो ये देखो समलंब ABOMA का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। और समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी, 1/2 AO जमा BM और गुणा उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी, OM। ठीक हो गया, वैल्यू दे दो इनकी। चित्र से हमने जब वैल्यू डाली तो S बराबर 1/2 AO का मान U है और BM का मान B है और गुणा OM का मान T है। लेकिन T का मान हमने इस समीकरण से निकाल लिया, क्योंकि प्रथम समीकरण जो आई थी ना गति की, B बराबर U प्लस AT से T का मान निकाल लेंगे। B को इधर ले जाओ तो B माइनस U बराबर AT, और यहाँ से जब T का मान निकालूंगा तो A इसके बटे में आ जाएगा, तो T बराबर B माइनस U अपॉन A आ जाएगा। तो T की जगह पर मैंने B माइनस U अपॉन A रख दिया, इस तरीके से करके, राइट, ये आ गया। अब उसके बाद S बराबर 1/2 U प्लस B तो यहाँ चल रहा था, और ये हो गया B माइनस U, ये B माइनस U अपॉन A हो गया। देखो आप ध्यान से, B में U जुड़ रहा है और ये B में U घट रहा है, तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और बटे में कौन है A। ठीक हो गया, A की इधर गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 2, जब A की इधर गुणा हो जाएगी तो 2AS बराबर B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। समझ में आई बात को, इस तरीके से, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, B स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे U स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, तो B स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2AS प्लस U स्क्वायर, या फिर B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये होती है गति की कौन सी समीकरण, ये गति की थर्ड समीकरण हो जाती है। तो इस तरीके से ग्राफ विधि द्वारा बड़ी आसानी के साथ हम जो गति की समीकरणें हैं उन तीनों समीकरणों को हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप दोबारा से करके पता कर सकते हैं, हम दोबारा आपको समझा देंगे। तो फिलहाल तो आप आज की वीडियो में केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेकर के आएंगे। धन्यवाद।